सबसे पहले मेरे दो सवाल हैं। पहला है, असामान्य व्यक्ति कौन होता है? वो जो राजा का बेटा है और अगला राजा बन गया है, या वो जिसके लिए राजा बनना बिल्कुल असंभव था और फिर भी वो किसी तरह राजा बन गया? और दूसरा सवाल है कि महान व्यक्ति कौन होता है? वो जो पद प्रतिष्ठा पाने के बाद उसका दुरुपयोग करता है, या वो जो सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर भी आम आदमी की तरह रहता है? आज की कहानी भी एक ऐसे ही असामान्य और महान व्यक्ति की है जिसने शून्य से शिखर तक का सफर किया और वापस शून्य में चला गया। यह व्यक्ति बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दलों के नेता रहा है। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद मरते दम तक वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। अपने 2 साल के कार्यकाल में कुल मिलाकर 2.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने जिस तरह की छाप बिहार के समाज पर छोड़ी है, वैसा दूसरा उदाहरण दिखाई ही नहीं देता। खास बात यह भी है कि ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये व्यक्ति जब सत्ता में थे तब गरीबों के, पिछड़ों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे थे। अपने कार्यकाल में इन्होंने वो कर दिखाया था जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया था। इन्होंने बिहार की राजनीति को एक झटके में बदल कर रख दिया था। हालांकि इसी कदम की वजह से इनका विरोध भी खूब हुआ। ये वही व्यक्ति थे जिनके कदमों पर लालू, नीतीश जैसे नेता चलते आ रहे हैं। ये व्यक्ति थे भारत के रत्न कर्पूरी ठाकुर जी। आज की कहानी सुनेंगे आम आदमी से मुख्यमंत्री बनने वाले जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की कहानी शुरू करें इससे पहले हम आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर की ये कहानी जीएस पेपर 1 के पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री के हिस्से में आती है और आंशिक रूप से जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर पॉलिटिक्स के सेक्शन से भी ये जुड़ती है। चलिए करते हैं कहानी की शुरुआत। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है बिहार में, वहां से जहां सामाजिक ढांचा किसी लोहे के किले जैसा था। तोड़ना आसान नहीं पर नामुमकिन भी नहीं। बिहार के समस्तीपुर जिले का एक छोटा सा गांव पिंतौंझिया। 24 जनवरी 1924 को इसी गांव में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। इनकी शुरुआत किसी बड़े परिवार से नहीं हुई थी और वो ना तो इंग्लैंड से पढ़े थे और ना किसी राजसी खानदान से जुड़े थे। कर्पूरी ठाकुर के पिता एक साधारण से नाई थे। आमदनी इतनी कम थी कि कई बार घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। लेकिन कर्पूरी की माँ हमेशा कहती थी, बेटा पढ़ ले, यही तेरे जीवन की असली दौलत होगी। शायद इसी एक वाक्य ने उनके जीवन की दिशा तय कर दी थी, क्योंकि कर्पूरी ने गरीबी के बीच पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। गांव के स्कूल से शुरू हुई ये यात्रा बाद में दरभंगा जिला स्कूल तक पहुंच गई थी। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके भीतर कुछ और भी जाग रहा था। ये था बगावत का बीज। बगावत थी समाज के भेदभाव से, बगावत थी ऊंच से, बगावत थी ऊंच नीच से। उन्होंने देखा कि समाज में कुछ लोग जन्म से ऊंचे कहलाते हैं और कुछ लोग जन्म से नीचे कहलाते हैं। ये भेदभाव उन्हें अंदर तक झकझोर देता था। एक दिन स्कूल में जब एक सहपाठी ने उनकी जाति को लेकर ताना मारा तो कर्पूरी चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा, इंसान की पहचान उनके काम से होती है, जाति से नहीं। इस वक्त किसी ने तालियां तो नहीं बजाई थीं, पर वही वाक्य बाद में एक युग की आवाज बन गया था। इसके बाद दोस्तों साल आया सन 1942। देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। देश भर में आजादी की लहर थी। 18 साल का ये लड़का कर्पूरी ठाकुर भी इसी लहर में शामिल हो गया था। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई, रैलियों में वे शामिल हुए और आखिरकार जेल चले गए। वे जेल में 26 महीने तक रहे। सोचिए, 18 साल की उम्र में जब दूसरे युवा करियर के सपने देख रहे होते हैं, तब कर्पूरी ठाकुर आजादी के लिए सलाखों के पीछे थे। लेकिन वहीं जेल में उन्होंने किताबें लिखी, वहीं किताबें पढ़ी, देश के नेताओं से मिले और एक नए भारत का सपना अपने भीतर बसाया। आजादी के बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो उनके पास न पैसा था न ही पद, लेकिन एक चीज जरूर थी, वो थी जनता का भरोसा। गांव के लोग कहते थे, हमारा बेटा जेल गया था अंग्रेजों से लड़ने, अब वो हमारे लिए लड़ेगा।
अब जब कर्पूरी ठाकुर जेल से लौटे तो लोग उन्हें देखकर कहने लगे, ये वही लड़का है जो अंग्रेजों से भी नहीं डरा। लेकिन कर्पूरी जानते थे अब असली लड़ाई गुलामी से नहीं होगी, अब जंग असमानता से होगी। भारत की आजादी के बाद ठाकुर ने अपने गांव के स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया और समाज को बदलने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। फिर साल आया 1952। बिहार में नई राजनीति का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस हर जगह बेजोड़ ताकत बन चुकी थी, लेकिन जनता के बीच एक बेचैनी थी। उन्हें अपने जैसा नेता चाहिए था जो उनके बीच से निकला हो और उनकी ही भाषा बोलता हो। और तभी कर्पूरी ठाकुर चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। लेकिन उनके पास ना तो पैसा था, ना वे बड़े पोस्टर के मालिक थे, ना उनके पास रैली के लिए गाड़ियां थी। उनका प्रचार सिर्फ एक चीज पर टिका था, वो था विश्वास। कर्पूरी ठाकुर गांव-गांव जाकर खेत-खेत घूमते थे, कहते थे हम राजनीति नहीं सेवा करने आए हैं। लोगों को लगा ये नेता बाकी नेताओं से कुछ तो अलग है, और फिर हुआ भी वही जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर विजेता बने। जो विधानसभा में पहुंचे तो सबकी नजरें ठिठक गईं। सफेद धोती, पुरानी कमीज और पैरों में सीधे सादे चप्पल। किसी ने ताना मारा, मुख्यमंत्री बनना है क्या? कर्पूरी मुस्कुराए, बोले मुख्यमंत्री नहीं, जनता का सेवक बनना है। वो एक लाइन पूरे राजनीतिक दर्शन का आधार बन गई। थोड़े ही समय में उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और जनता से जुड़ाव ने उन्हें बाकी नेताओं से अलग कर दिया था। उन्होंने पहली बार विधानसभा में खुलकर कहा कि नीति वो नहीं जो सत्ता को बचाए, नीति वो है जो जनता को उठाए। ये एक ऐसे शब्द थे जो आज भी राजनीति में दुर्लभ है। दोस्तों, अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जो इनके जीवन का बेहद अहम किस्सा है। इससे आप कर्पूरी ठाकुर के चरित्र को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साल 1952 का। कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। बिहार से उठे इस सीधे सादे से इंसान को एक प्रतिनिधि मंडल के साथ ऑस्ट्रिया जाना था। लेकिन दिक्कत यह थी कि उनके पास पहनने के लिए कोट तक नहीं था। ये वही आदमी थे जो विधायक बनकर के भी वैसा ही सादा जीवन जी रहे थे। ऑस्ट्रिया जाने से पहले उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, भाई अगर तुम्हारा कोट मिल जाए तो मैं पहन लूं, मेरे पास तो है नहीं। दोस्त ने हंसते हुए अपना कोट दे दिया और ठाकुर उस कोट में यूरोप चले गए। यात्राओं के दौरान उनका प्रतिनिधिमंडल यूगोस्लाविया भी पहुंच गया और वहां मुलाकात हुई उस वक्त के मशहूर नेता मार्शल टीटो से। टीटो ने देखा कि कर्पूरी ठाकुर का कोट जगह जगह से फटा हुआ था। उन्होंने तुरंत अपने सहायकों से कहा कि इस सादगी और ईमानदारी के भरे हुए व्यक्ति के लिए मेरा एक कोट लाकर इन्हें दो। और फिर अपने हाथों से टीटो ने उन्हें एक कोट भेंट किया। कर्पूरी ठाकुर ने मुस्कुराकर कोट को स्वीकार कर लिया, लेकिन चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गरीबी शर्म नहीं, पहचान है। दोस्तों, इसके बाद कर्पूरी ठाकुर निरंतर जनता की सेवा में लग गए। इसके बाद साल आया सन 1967 का। 1967 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। इसी दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद भी संभाल लिया था। इस समय उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बाद बिहार के हर गरीब परिवार को राहत मिली। उन्होंने स्कूल में अंग्रेजी को अनिवार्य शिक्षा विषय से हटा दिया था। लेकिन क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि अंग्रेजी गरीबों के लिए एक अदृश्य दीवार बन चुकी थी। वे कहते थे कि अगर शिक्षा ही अमीर और गरीब को बांट दे तो वो शिक्षा ही नहीं बल्कि एक अन्याय है। इतना ही नहीं, उनकी कोशिशों के चलते ही मिशनरी स्कूलों ने हिंदी में पढ़ाना शुरू किया और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों को स्कूल की फीस को माफ करने का काम भी उन्होंने किया था। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया था। इस फैसले ने देश भर में बहस छेड़ दी। किसी ने कहा कि यह क्रांतिकारी कदम है, तो किसी ने इन्हें पिछड़ा मानसिकता वाला करार दे दिया था। इनफैक्ट आज भी ऐसा आरोप लगाया जाता है कि बिहार में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के निम्न स्तर के कारण ही बिहार के छात्रों को नुकसान उठाना पड़ा है। उस समय भी इनकी खूब आलोचना हुई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने कभी आलोचना की परवाह ही नहीं की। हकीकत यह है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। हालांकि इनको 5 मार्च 1967 से लेकर 31 जनवरी 1968 तक ही बिहार के शिक्षा मंत्री और दूसरे उप मुख्यमंत्री रहकर सेवा करने का मौका मिला। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को तो कुछ और ही हासिल करना था
और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो उन्हें आगे बिहार की सत्ता तक ले गया और यहां से उठा एक ऐसा तूफान जिसने पूरे देश में आरक्षण की राजनीति का रास्ता ही बदल दिया। साल आया सन 1970। 1970 में ठाकुर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। वो दिन इतिहास के पन्ने में सिर्फ एक शपथ ग्रहण का दिन नहीं था, वो दिन था जब पहली बार बिहार की राजनीति में एक नाई का बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया था। जनता के बीच नारा गूंजा, कर्पूरी हमारे अभिमान हैं, गरीबों के भगवान हैं। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। कर्पूरी ठाकुर ने सत्ता में आते ही कुछ ऐसे फैसले लिए जो सीधे सिस्टम की जड़ों को हिला दिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही कर्पूरी ठाकुर ने वो किया जो उस वक्त किसी ने सोचने की हिम्मत तक नहीं की थी। पहला फैसला था कि किसानों का नाम। उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स खत्म कर दिया ताकि खेत में पसीना बहाने वाला इंसान टैक्स के बोझ से आजाद हो सके। बिहार के हर गांव में यह खबर बिजली की तरह फैल गई कि अब खेतों पर टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर की सेंसिटिविटी का एक एग्जाम्पल और भी है। मुख्यमंत्री सचिवालय की बिल्डिंग, उस समय लिफ्ट पर लिखा होता था कि केवल ये अधिकारियों के लिए है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को, जो कि नीचे से खड़े खड़े थक जाते थे, उन्हें सांसें फूल जाती थी सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते, उनके लिए ये लिफ्ट इजाजत नहीं देती थी। कर्पूरी ठाकुर ने ये बोर्ड हटवा दिया। लिफ्ट अब सबके लिए खुल गई थी, कोई भेदभाव नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी। आज की नजर से देखो तो ये शायद छोटा सा कदम लग सकता है, लेकिन उस दौर में ये एक क्रांति थी। ये एक प्रतीकात्मक बगावत थी कि उस सिस्टम के खिलाफ कि जिसने सदियों तक ऊंच नीच की दीवारें खड़ी कर रखी थी। ऐसा ही एक और किस्सा है। अगर किसी गांव में उन्हें खबर मिलती थी कि किसी ने अंतरजातीय विवाह किया है तो वो खुद वहां पहुंच जाते थे और वो उस शादी में सिर्फ गवाह नहीं बनते थे, बल्कि समाज को एक संदेश भी देते थे कि बराबरी कोई नारा नहीं, एक व्यवहार है। लेकिन कर्पूरी 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक ही मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद देश ने आपातकाल का समय देखा। कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के बेहद करीबी थे और जब देश पर इमरजेंसी की काली रात छाई तो वो उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने डर नहीं बल्कि विरोध चुना। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर ने न सिर्फ भाग लिया बल्कि उसे बिहार की जमीन तक जन आंदोलन बना दिया। उनका मकसद स्पष्ट था कि सत्ता का अहिंसात्मक परिवर्तन हो सके। गांव-गांव में जब इंदिरा हटाओ देश बचाओ के नारे गूंज रहे थे तो इन्हीं नारों के बीच कर्पूरी ठाकुर एक चेहरे नहीं, एक प्रतीक बन चुके थे। 1977 के चुनाव के आते आते हवा पूरी तरह बदल चुकी थी। लोग अब खुलकर बोल रहे थे, बस बहुत हो गया, अब कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। नतीजा ये हुआ कि बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस की जड़ें हिल गईं और इसी समय जनता पार्टी नाम की एक नई ताकत उभरी। इसमें समाजवादी, हिंदू राष्ट्रवादी, पूर्व कांग्रेसी और चरण सिंह के लोक दल के लोग एक साथ खड़े थे। उनका एक ही लक्ष्य था, इंदिरा गांधी को हराना। और उस समय चुनाव में कांग्रेस सचमुच हार गई और फिर जनता पार्टी के सत्ता में आते ही बिहार में राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। मुख्यमंत्री पद के लिए 2 नाम सामने आए। एक तरफ थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जो कि एक पूर्व कांग्रेसी थे, और दूसरा नाम वो था जो कि मिट्टी से निकला था, कर्पूरी ठाकुर। विधानसभा में हुए मतदान में ठाकुर ने 144 से 84 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की और दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने आदेश दिया कि अब बिहार सरकार का सारा काम हिंदी में होगा। ये फैसला सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि आत्मसम्मान का था, क्योंकि वो चाहते थे कि बिहार का हर सरकारी दफ्तर, हर फाइल, हर आदेश जनता की भाषा में लिखा जाए। इतना ही नहीं, ठाकुर ने केंद्र की तर्ज पर समान वेतन आयोग को राज्य में लागू कर दिया था। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इजाजत मिलेगी तो सरकार को ताकत मिलेगी। और फिर आया वो पल जिसने वो असली नेता कहलाए। उन्होंने युवाओं के लिए एक रोजगार शिविर आयोजित किया, जहां एक साथ 9,000 से ज्यादा इंजीनियर और डॉक्टरों को नौकरी दे दी गई। आज तक बिहार में इतना बड़ा रोजगार अभियान दोबारा आयोजित नहीं हो पाया। उस वक्त की मीडिया ने लिखा था कि कर्पूरी ठाकुर ने रोजगार से जंग छेड़ दी थी। उन्होंने दिखाया कि राजनीति सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं होती, बल्कि काम करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये वो काम नहीं थे जिनसे कर्पूरी ठाकुर असली जननायक बने थे। असली फैसला तो अभी आना बाकी था। दरअसल कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनकर वो फैसला लिया था जो उस समय तक लेने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया था। उन्होंने समाज के उस हिस्से को आवाज दी जिसे हमेशा हाशिए पर रखा गया था। ये था पिछड़ा वर्ग।
दरअसल जून 1970 में बिहार सरकार ने मुंगेरी लाल आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने फरवरी 1976 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 128 पिछड़े समुदायों को चिन्हित किया था, जिसमें से 94 को अति पिछड़ा घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकुर की जनता पार्टी सरकार का जो सबसे बड़ा और विवादित फैसला था, वो था आयोग की रिपोर्ट को लागू करना। इसको कर्पूरी ठाकुर फार्मूला कहा जाता है। फॉर्मूले के तहत 26% आरक्षण का प्रावधान था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 12%, ओबीसी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 8% और महिलाओं को 3% और उच्च जातियों के गरीबों को 3% आरक्षण मिला। एक बार इमेजिन करके देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देना अपने आप में एक क्रांतिकारी सोच थी। केंद्र सरकार ने तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कोटा लागू किया अभी एक दशक पहले, जबकि ठाकुर ने 70 के दशक में ये कर दिखाया। हालांकि ये फैसला बिहार के इतिहास में बिजली की तरह गिर गया। जहां गरीबों के चेहरों पर उम्मीदों की रोशनी जगी, वहीं ऊंचे तबके के लोग तो इससे भड़क गए। सड़कों पर विरोध, धरने, प्रदर्शन होने लगे। ठाकुर को सवर्णों की ओर से अपमानजनक और यहां तक कि गाली गलौज वाले नारों का भी सामना करना पड़ा, जो धीरे धीरे उनकी जाति को निशाना बना रहे थे। ऐसा ही एक नारा था, कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ गद्दी धर अस्तुरा। हर जगह एक ही नारा गूंजने लगा, कर्पूरी ठाकुर समाज को बांट रहे हैं। लेकिन क्या सच में वो समाज को बांट रहे थे? नहीं, वो तो समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो सदियों से टूटा हुआ था। कर्पूरी ठाकुर जानते थे कि समान अवसर बिना समान आधार के संभव ही नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर एक बच्चा भूख से लड़ते हुए पढ़ेगा और दूसरा ऐश से, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। उन पर इल्जाम लगे कि वो जातिवाद फैला रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर बार कहा कि जाति मिटाने का पहला कदम है उसे पहचानना और फिर सुधारना। पर सत्ता को सच्चाई नहीं चाहिए थी, उसे समीकरण चाहिए थे। धीरे धीरे उनके खिलाफ माहौल तैयार किया जाने लगा। उन्हें सवर्णों का भारी विरोध झेलना पड़ा, पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया और आखिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा, लेकिन उनकी आंखों में ना तो कोई पछतावा था, ना ही निराशा और ना ही किसी प्रकार का कोई दुख था, तो बस केवल संतोष। उन्होंने वही किया जो सही था, जो किया जाना चाहिए था। उन्होंने समाज को जो दिशा दी और भविष्य दिया, वो राजनीति का नया चेहरा बन गया। यही वजह थी कि आने वाले दशकों में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, तब हर कोई बोला ये रास्ता तो कर्पूरी ठाकुर ने ही बनाया था। बहरहाल अब सन आया सन 1979। ये वो साल था जब जनता पार्टी टूटने लगी, तो कर्पूरी ठाकुर ने चरण सिंह के साथ खड़ा होना चुना। वो मानते थे कि चरण सिंह किसानों और आम लोगों की आवाज को सबसे ईमानदारी से उठाते हैं। फिर आया साल 1980 का चुनाव। इस बार कर्पूरी ठाकुर ने जनता पार्टी सेक्युलर के उम्मीदवार के तौर पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ा और जीत भी गए। बाद में जब इस पार्टी का नाम बदलकर भारतीय लोकदल रखा गया, तो ठाकुर ने 1985 का चुनाव सोनबरसा से लड़ा और एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव में पहुंच गए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कर्पूरी ठाकुर इस दुनिया को अलविदा कह गए। कर्पूरी ठाकुर की मौत एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक युग की विदाई थी। वो नेता नहीं, आंदोलन थे। वो राजनीति नहीं, नैतिकता की परिभाषा थे। सादगी उनकी पहचान थी। कर्पूरी ठाकुर का पूरा जीवन राजनीति में गुजरा, लेकिन जब वो दुनिया से गए तो पीछे छोड़ने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1988 में जब कर्पूरी ठाकुर का निधन हुआ, तब उनका घर एक झोपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं था। न पटना में कोई मकान, न ही उनके गांव में जमीन का कोई एक टुकड़ा। जिसने जिंदगी भर दूसरों के लिए सब कुछ किया, वो अपने परिवार के लिए एक घर तक नहीं जोड़ पाए। आज जब कोई व्यक्ति प्रधान तक बन जाता है तो 5 साल में वो करोड़ों तक कमा लेता है। आज जब चारों ओर घोटालों और अंकों में नेता डूबे नजर आते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। क्या कोई नेता सच में इतना ईमानदार भी हो सकता है? उनकी महानता का एक किस्सा ये भी सुनते जाइए कि दरअसल कर्पूरी ठाकुर जितने बड़े नेता थे, उतने ही सख्त सिद्धांतों के पिता भी थे। जब वो पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो अक्सर अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को एक खत लिखते थे। हालांकि उस चिट्ठी में उन्होंने सिर्फ 3 लाइनें ही लिखी थी। रामनाथ ठाकुर खुद बताते हैं
कि पिताजी ने लिखा था कि मेरे पद से प्रभावित मत होना, कोई लोभ या लालच देगा तो उसमें मत पड़ना, और अगर तुम में से कोई गलती हो गई हो तो मेरी बदनामी होगी। बस इतना ही वो चिट्ठी में लिखा करते थे। कर्पूरी ठाकुर जानते थे कि सत्ता इंसान को नहीं उसके इरादों को परखती है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कभी राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। रामनाथ ठाकुर आज भले ही राजनीति में हैं और पिता के नाम की वजह से पहचान भी मिली है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने जीते जी उन्हें खुद अपना पद का सहारा नहीं बनने दिया था। उनके लिए जनता और परिवार दोनों समान थे, लेकिन जब बात सिद्धांतों की आती थी तो वो किसी को भी किसी भी तरह की रियायत नहीं देते थे। यही वजह थी कि आज भी बिहार में जब ईमानदारी की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले नाम कर्पूरी ठाकुर का लिया जाता है। उनसे जुड़े एक किस्से का जिक्र अक्सर किया जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके रिश्ते में बहनोई एक दिन नौकरी की सिफारिश लेकर उनके पास पहुंचे थे। सोचा था कि मुख्यमंत्री हैं तो थोड़ी मदद कर देंगे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर कुछ पल चुप रहे, फिर अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और धीरे से कहा, ये रख लीजिए और उस तरह खरीद लीजिएगा और अपना पुश्तैनी काम फिर से शुरू कीजिएगा। वो जवाब सुनकर बहनोई हैरान रह गए, लेकिन बिहार ने उस दिन देखा कि ईमानदारी सिर्फ आदर्श नहीं, कर्पूरी ठाकुर के लिए जीवन का नियम भी थी। उनके लिए रिश्तों से बड़ा था नैतिक कर्तव्य और पद से ऊंचा था सिद्धांत। तो दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर ने किसी महल से नहीं बल्कि झोपड़ी से शासन किया था। उन्होंने राजनीति को एक नया अर्थ दिया जहां पद नहीं उद्देश्य बड़ा होता है। आज के दौर में भी कर्पूरी ठाकुर उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वो उस दौर में हुआ करते थे। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता की वजह से ही उनके जैसा नेता आज जनता के सामने खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या आज वो नेता जो कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं या माला पहना रहे हैं, वो कभी खुद कर्पूरी ठाकुर जैसे आदर्शों को गढ़ सकते हैं? क्या वो उतना त्याग कर सकते हैं? क्या आज के नेता सही मायने में कर्पूरी ठाकुर जैसा सच्चा समाजवादी बन सकते हैं? दोस्तों, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे जल्द ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। अगर आप देश सेवा IAS IPS बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का, क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर, क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड़ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, और सबसे खास बात 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर, जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी IGP, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।